नेक्स्ट है आपका डिफ्रैक्शन। अभी कल आपने वाईडीएससी क्लियर कर लिया था, ठीक है, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में। वाईडीएससी में और डिफ्रैक्शन में थोड़ा सा डिफरेंस ये आता है कि वाईडीएससी में आप दो स्लिट का यूज करते हो, डिफ्रैक्शन में आप सिंगल स्लिट यूज करोगे। होता उसमें भी दो होता है, बट आपके स्लैब में सिर्फ सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ाया जाना। दूसरी बात, वाईडीएससी का जो चीजें आप पढ़े हो डिफ्रैक्शन में वो चीजें रिवर्स हो जाएंगी, विच मीन्स कंफ्यूजन होने के पूरे चांसेस है यहाँ पे। जो वहां का ब्राइट है वो यहाँ का डार्क है, और जो डार्क है भी तो वो पूरा डार्क नहीं है, उसमें भी एक दो केस एक्सेप्ट करके भी किया गया है। तो कंफ्यूजन आएगी, इसीलिए मैं स्टार्टिंग में ही बता दे रहा हूँ, कंफ्यूजन आएगी डिफ्रैक्शन में। ठीक है, आप वाईडीएससी से रिलेट मत करिएगा इसको कि वाईडीएससी में तो आपने दूसरा पढ़ा था और डिफ्रैक्शन में दूसरा हो गया। अब डिफ्रैक्शन होता क्या है? वाईडीएससी में आपने ये प्रूव किया था कि जो लाइट होती है वो वेव नेचर की होती है और वो वेव फ्रंट के रूप में आगे ट्रेवल करती है। हाइगेंस का प्रिंसिपल आपने यूज करके बताया था इस बात को, और बाकी थॉमस यंग ने इस चीज को प्रूफ भी कर दिया था, एक्सपेरिमेंटली डेमोन्स्ट्रेट भी कर दिया था कि कोई भी जो लाइट होती है वो वेव फ्रंट के रूप में आगे ट्रेवल करती है। ठीक है, इस बात को उन्होंने बता दिया था, प्रूफ भी करके दिखा दिया था कि दो वेव का जब इंटरफेरेंस हम कराते हैं तो किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जब इंटरफेयर होती है तो अगर वो उसका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा होगा तो वहां ब्राइट बनेगा, मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी, और उसका जो थीटा है सबसे पहला थीटा 0 डिग्री आएगा। और अगर 4 आई आता था उसकी इंटेंसिटी, और अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो वहां डार्क बनेगा, उसका जो थीटा होगा वो पाई बनेगा या 180 डिग्री बनेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपने वहां किया था। उसी सेम चीज को डिफ्रैक्शन फिर से एक्सप्लेन करेगी, बट कुछ अलग तरीके से एक्सप्लेन करेगी, चीजें वही एक्सप्लेन होंगी, बस उसमें चीजें अलग थोड़ी होंगी। ठीक है, डिफ्रैक्शन में होता क्या, हम अभी तक 7th 8th 9th 10th तक हम ये जानते हैं कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। हमको 9th 10th में भी यही पढ़ाया जाता है कि जो लाइट होती है वो ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। बट ये स्टेटमेंट ऑलवेज ट्रू नहीं होता है कि आपका लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करे। इट डिपेंड्स ऑन ऑब्जेक्ट, ये डिपेंड करता है सामने ऑब्जेक्ट पे। जैसे क्लास 10th में आप लेंस पढ़ते हो, मिरर पढ़ते हो, तो लेंस और मिरर जो होता है और प्रिज्म जो होता है उसका जो साइज होता है वो काफी बड़ा होता है कंपैरिजन टू लाइट के वेवलेंथ के। लाइट का वेवलेंथ आपका नैनोमीटर एंगस्ट्रॉम में जाता है, जो कि बहुत कम होता है, और जो आपका डिवाइस होता है उसका काफी सेंटीमीटर में मीटर में बड़ा हो जाता है। तो अगर आपके डिवाइस की साइज और आपका लाइट का वेवलेंथ अगर कंपेरेबल नहीं हो रहा है तो उस केसेस में आपका जो लाइट होता है वो स्ट्रेट लाइन ट्रेवल करेगा। लेकिन अगर आपका जो लाइट है वो आपके वेवलेंथ ऑफ लाइट और जो आपका डिवाइस है उसके साइज के कंपैरेबल है, जैसे कल आपने कहा था यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो दोनों स्लिट बनाते थे वो इतना छोटा रहता था कि वो आपके लाइट के वेवलेंथ के कंपैरेबल होता था। सेम काम आपको फिर से वही रिपीट करनी है, यहां भी एक स्लिट बनेगी, सिंगल स्लिट बनेगी, उसमें क्या होगा, उससे भी लाइट पास होगी और वहां भी आपका लाइट स्ट्रेट नहीं ट्रेवल करके वहां भी लाइट बेंड हो जाएगी, विच मीन्स डिफ्रैक्शन भी वही चीज को प्रूव करेगी एक बार कि लाइट शुड ऑलवेज नॉट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। इट डिपेंड्स ऑन द ऑब्जेक्ट विच यू टेक, आप डिपेंड करता है आप लिए कौन सा। ठीक, अब डिफ्रैक्शन होता क्या है? डिफ्रैक्शन का मतलब ये है, जैसे आपने जो कल वाईडीएससी वाला एक्सपेरिमेंट किया था उसमें आपने कहा कि हमने दो स्लिट हमने उठाया है और सामने हमारे पास स्क्रीन होती थी। तो अगर हम ये जो पहला स्लिट होता था इसको S1 बोलते थे, जो दूसरा स्लिट होता था इसको हम S2 बोलते थे। अगर हम इस स्लिट से अगर लाइट को पास करते हैं तो जनरल ट्रेंड के हिसाब से अगर यहां से लाइट पास की तो एक तो ब्राइट यहां, और अगर नीचे से करो तो यहां, और अगर बीच में से जाएगी पास होगी तो यहां। मतलब इतने एरिया में ब्राइट बनना चाहिए था क्योंकि लाइट इतने से ही पास हो रही है जनरल के हिसाब से। सेम अगर आप यहां से पास करते हो तो यहां जाएगा, और इसको यहां से पास करते हो तो यहां जाएगा, और अगर बीच में से पास हो गई और एक लाइट, तो मतलब इतना रूल के हिसाब से ब्राइट यहां बनना चाहिए था और ब्राइट यहां बनना चाहिए था, और बीच में डार्क बनेगा क्योंकि वहां कोई लाइट गई ही नहीं है तो वहां शेडो बनना चाहिए था। बट एक्चुअल जब हमने चेक किया तो बीच में शेडो नहीं बन रहा है, बीच में सबसे ज्यादा डार्क बन जा रहा है। जनरल ट्रेंड के हिसाब से अगर लाइट स्ट्रेट लाइन ट्रेवल करेगी तो लाइट इसी स्लिट से पास करेगी तो सीधे जाएगी, तो ब्राइट यहां बनना था। दूसरे स्लिट से पास करोगे तो लाइट यहां जाएगी तो यहां ब्राइट बनना था। यही दोनों जगह ब्राइट बनना ही था, बीच में लाइट पास नहीं हो पा रही तो इतनी जगह
इसका क्या बन जाएगा, शेडो बन जाएगा। इसका शेडो यहां बनना चाहिए था, बट एक्चुअल हुआ नहीं ऐसा, शेडो नहीं बना। यहां बीच में सबसे ज्यादा ब्राइट बन गया और उसके बाद धीरे 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 उसकी ब्राइटनेस दोनों तरफ कम होने लगी। ये समझ नहीं आया, अगर लाइट स्ट्रेट लाइन एंटर करती है तो बीच में शेडो बना कैसे, सॉरी बीच में लाइट आया कैसे या बीच में ब्राइट बना कैसे। तो डिफ्रैक्शन ने इसको एक्सप्लेन किया कि एक्चुअल में लाइट स्ट्रेट लाइन ट्रेवल ही नहीं कर रही है, जो आप मान के चले हैं ऐसा हुआ ही, ऐसी कोई कहानी ही नहीं हुई है। आपका जो स्लिट होता है, तो कोई भी आप ऑब्जेक्ट लेते हो तो उसका कोना होता है, ऑब्स्टेकल का एकदम जो कोना होता है, जब लाइट इस कोने के पास पहुंचती है, एकदम इंड पार्ट के पास जब पहुंचती है, तो लाइट इंड पार्ट पहुंचने के बाद वहां से अपने आप को थोड़ा सा बेंड कर लेती है, थोड़ा सा। सेम लाइट यहां आया, इसने थोड़ा सा अपने आप को बेंड कर लिया। तो लाइट का उस डिवाइस के कॉर्नर से अपने आप को बेंड कर लेना, इसी प्रोसेस का नाम क्या रखा गया, डिफ्रैक्शन। द फिनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द कॉर्नर ऑफ ऑब्स्टेकल, ऑब्स्टेकल की कॉर्नर से या अपर्चर ऑफ द साइज ऑफ द वेवलेंथ इज ऑफ कॉल्ड डिफ्रैक्शन। तो ऑब्स्टेकल के या उस डिवाइस के कॉर्नर से जब लाइट बेंड हो जाती है या बेंड कर जाती है, तो उस फिनोमेना को ये बोलते हैं डिफ्रैक्शन। अब थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा कि बीच में ब्राइट बना कैसे हुआ होगा, क्योंकि लाइट यहां से फिर बेंड हो गई, तो जब लाइट यहां कॉर्नर पे बेंड हो गई तो यहां पे ब्राइट ऑब्वियस से ब्राइट बनेगा। जैसे कल वाईडीएससी में बीच में क्या बनता था, सेंट्रल ब्राइट बनता था, सेम वैसे ही यहाँ पे बीच में आपका ब्राइट बन गया। ठीक, अब क्या है कि इनका एक्सपेरिमेंट कर तो लिया, बट इसको ऐसा लाइन से दिखाया, ठीक है, बट आप उसको प्रूव करना था। तो हाइगेन्स का प्रिंसिपल एक बार फिर से यूज किया गया और वो फिर से एक बार सही साबित हो गया। तो हाइगेन्स ने 1678 में दिया तो था इसको, 75 में न्यूटन ने कॉर्पिसल वाला दिया था और 78 में हाइगेन्स ने दिया था। बहुत ज्यादा फेमस तो नहीं हुआ, लेकिन जितने लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया इस पे, उन सभी लोगों ने हाइगेन्स की थ्योरी ही बार बार यूज की, और हाइगेन्स की थ्योरी उनकी थ्योरी को प्रूव करने के लिए बहुत हेल्पफुल हो गया। तो इस वजह से हाइगेन्स को बाद में बोला गया कि आपकी थ्योरी एक हद तक सही भी थी। हाइगेन्स की थ्योरी के हिसाब से जब आप प्राइमरी वेव फ्रंट बनाते हो, तो प्राइमरी वेव फ्रंट का एक एक पॉइंट जो वेवलेट होता है, वो सेकेंडरी वेव फ्रंट के लिए पॉइंट सोर्स का काम कर लेता है। सेम स्लिट में जो होता है, जो स्लिट है आपके पास, इस स्लिट में जो भी लाइट पास करेगी, तो इस स्लिट में हर एक वेवलेट अगले के लिए क्या बन जाएगा, पॉइंट सोर्स बन जाएगा। अब अगर ये पॉइंट सोर्स बन जाएगा, तो यहां से जब लाइट निकलेगी, पॉइंट सोर्स का वेव फ्रंट कैसा होता है, स्फेरिकल होता है, तो वो स्फेरिकल होगा, तो वो ऐसे निकलेगा। फिर अब इसका वाला देखो, इसका वाला इसमें रहेगा कि नहीं रहेगा, इसके वाले के लिए फिर आगे बनेगा। तो धीरे धीरे ये वेव फ्रंट ऐसे, अब इसको निकाल दो भाई, धीरे धीरे ये वेव फ्रंट ऐसे आगे बढ़ता है। और सेम जो यहां से स्लिट 2 से निकला होगा, स्लिट 2 का ऐसे निकलेगा धीरे धीरे, ये स्लिट 2 का निकलता है। अब आप इसको थोड़ा सा इमेजिन करो, रेड वाला ऐसे बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे, ब्लू वाला ऐसे बढ़ता जा रहा है, तो बढ़ते 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 यहां पर एकदम सेंटर में क्या बन जाता है, ब्राइट बन जाता है। समझ आया, क्लियर हुआ। तो ये कुछ ऐसा डिफ्रैक्शन में इन्होंने समझाया था, ठीक है। और बाकी इन्होंने एक चीज एक्सप्लेन कर ही दिया था कि सेंट्रल ब्राइट के नीचे, सेंट्रल ब्राइट के ऊपर, जहां सेंट्रल ब्राइट है वहां पे कोई भी शेडो नहीं बनता है। वाईडीएससी और डिफ्रैक्शन के पैटर्न में एक चीज डिफरेंस है, सेंट्रल वाईडीएससी का जो सेंट्रल ब्राइट होता था और उसके बाद का जो होता था डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट, एक फिक्स्ड रहता था, कम ज्यादा नहीं होता था। लेकिन डिफ्रैक्शन का जो पैटर्न है वो ऐसा नहीं होगा, पहले बहुत ज्यादा, फिर धीरे 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 क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। लेकिन वाईडीएससी में ऐसा नहीं था, वाईडीएससी में एकदम ऊपर टॉप, फिर डाउन, फिर टॉप, फिर डाउन। वो कल वाला फिगर है ना, ऐसे से वाला, एक बार टॉप होता था, फिर डाउन होता था, फिर मैक्सिमम, फिर मिनिमम, ऐसे होता था। और डिफ्रैक्शन में ऐसा नहीं होगा, एक बार मैक्सिमम, तो फिर वो धीरे 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 क्या होता जाएगा, वो मिनिमम ही होता जाएगा। तो सेंट्रल ब्राइट के दोनों तरफ फ्रिंजेस जो होते हैं वो डिफर होकर जाते हैं, धीरे धीरे उनकी ब्राइटनेस कम होने लगती है। अगर ऐसा पैटर्न है मतलब वो डिफ्रैक्शन का पैटर्न है। और अगर दोनों तरफ ब्राइटनेस एकदम इक्वल, इक्वल ब्राइट दोनों तरफ, इक्वल डार्क, इक्वल ब्राइट, इक्वल डार्क दोनों तरफ है, तो वो पैटर्न आपका वाईडीएससी का। ठीक, बाकी फिगर एक्सपेरिमेंट 1 करके एक समझा दिया और बाद में एक्सपेरिमेंट 2 करके समझा दिया कि practically light do not travel in straight line if the size of holes are comparable to wavelength of light, that is no more shadow। जहां सेंट्रल ब्राइट बनेगा वहां किसी प्रकार का कोई भी शेडो
नहीं बनेगा। ठीक, द बेंडिंग ऑफ अ लाइट अराउंड कॉर्नर्स ऑफ अ ओपैक ऑब्जेक्ट एंट्रिंग इनटू द शैडो रीजन, यही तो शैडो रीजन था, रूट के हिसाब से यही शैडो बनता, लेकिन लाइट इस शैडो रीजन में भी इंटर कर गई, वहां जाके बेंड होके बन गई। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डिफ्रैक्शन बोलते हैं। समझ आया? ठीक, दूसरा, सेंटर में तो ब्राइट बनेगा, एज इट इज सेंटर ब्राइट बनेगा, उसके बाद धीरे धीरे डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट बनेगा तो, लेकिन उस डार्क ब्राइट की इंटेंसिटी जैसे जैसे सेंट्रल से दूर होते जाओगे वैसे वैसे उनकी इंटेंसिटी कम होती जाएगी, जबकि वाईडीएससी में ऐसा नहीं होता था। वाईडीएससी जितना ब्राइट इधर का होगा फिर उतना ही सेकंड वाला ब्राइट होगा। ऐसा नहीं है कि पहला ब्राइट ज्यादा है सेकंड वाला, ऐसा कुछ नहीं है। बट डिफ्रैक्शन में ऐसा नहीं होता, पहला वाला ज्यादा ब्राइट होगा, सेकंड वाला ब्राइट फिर थोड़ा सा कम, थर्ड ब्राइट फिर उससे थोड़ा कम। तो जैसे डिफ्रैक्शन का जो पैटर्न बनता है वो थोड़ा अनइवन बनता है, अनसिमेट्रिकल बनता है, लेकिन वाईडीएससी का जो पैटर्न बनता था वो सिमेट्रिकल बनता था। समझ आए? ठीक, अराउंड द शैडो रीजन वी कैन ऑब्जर्व ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस, एज इट इज समझा दिया। But these fringes pattern are observed only at a point near to shadow region. The brightness of bright fringes goes on decreasing. Such pattern are called diffraction fringes. तो जैसे जैसे ब्राइट फ्रिंजेस का जो ब्राइटनेस होता है वो धीरे धीरे घटने लगता है, दैट्स व्हाई इस पैटर्न को हम बोलते हैं डिफ्रैक्शन फ्रिंजेस। ठीक, the intensity of bright fringes goes on decreasing और आइदर साइड ऑफ, समझाया वही कि सेंट्रल ब्राइट की दोनों तरफ जो इंटेंसिटी होती है ब्राइट फ्रिंजेस की वो धीरे धीरे क्या हो जाती है? डाउन हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, समझ में आ गया? आपके सिलेबस में सिर्फ सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन वही पढ़ना है, उसी का सब कुछ निकालना। ठीक, चलो अगला देखो, आपके सिलेबस में जो है वो डिफ्रैक्शन आपका सिंगल स्लिट का है, डिफ्रैक्शन इन सिंगल स्लिट। जो काम वाईडीएससी में दो स्लिट के साथ किए वो सेम डिफ्रैक्शन में वही काम सिंगल स्लिट के साथ करना है। अब आपके पास एक सिंगल स्लिट है, ठीक है, और यहां से मैं सोर्स ले लिया, ठीक है, और यहां से सोर्स से लाइट निकल रहा है, सोर्स से लाइट आपका निकल रहा है। अब स्लिट आपको दिखाने के लिए बहुत बड़ा लिया हूं, बट एक्चुअली इतना बड़ा रहेगा नहीं, वो वही छोटा ही रहेगा। अब जब लाइट इसमें इंटर करेगा तो अब तुम ये बताओ, अगर मैं इतना ही इसको जगह ही दे रहा हूं, इतना अगर जगह दे रहा हूं तो जो लाइट जाएगी इसी में से तो जाएगी, इसमें से तो जाएगी नहीं क्योंकि जगह ही नहीं इसे। तो इतना ही जब मैं उसको जगह दिया हूं तो रूल के हिसाब से ऐसे जाना चाहिए था और ऐसे जाके सामने ही तो उजाला होना चाहिए था। बट हमने क्या चेक किया, उजाला सेंटर पे नहीं है, सेंटर पे तो है ही लेकिन सेंटर से ऊपर नीचे भी काफी उजाला। ये समझ नहीं आया कि सेंटर में तो ठीक है बट सेंटर से ऊपर और नीचे भी क्यों इतना ज्यादा ब्राइट है। तब बोला गया कि डिफ्रैक्शन हुआ होगा, ये जो स्लिट है स्लिट के कॉर्नर से लाइट अपने आप को क्या कर लिया, बेंड कर लिया। तो जब ये लाइट को बेंड किया दोनों तरफ तो एक्चुअल में सेंट्रल ब्राइट ये पूरा है, ये पूरा आपका सेंट्रल ब्राइट है। जो ये रेड वाला पोर्शन दिया हूं इतना, ये क्योंकि बेंड हुआ तो ये इतना पूरा आपका सेंट्रल ब्राइट है, ये पूरा केवल। अब सेंट्रल ब्राइट से वही जो कल किए थे, फर्स्ट ब्राइट फर्स्ट डार्क फर्स्ट ब्राइट, वही नीचे फर्स्ट ब्राइट फर्स्ट, इतना तो सेंट्रल ब्राइट हो गया। उसके बाद फर्स्ट ब्राइट फर्स्ट डार्क फर्स्ट ब्राइट फर्स्ट डार्क, लेकिन सेंट्रल वाला ज्यादा ब्राइट है। उसके बाद जैसे जैसे सेंट्रल से नीचे आ रहे हो वैसे वैसे ब्राइटनेस कम होती जा रही है, इंटेंसिटी कम होती जा रही। वही सेम काम जैसे जैसे ऊपर जा रहे हो वैसे वैसे ब्राइटनेस भी कम होती जा रही है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, बस आपको ध्यान देना है, ठीक है। और एक टाइम के बाद ऐसा आएगा कि फिर आपको शेडो मिलने लगेगा, उसके बाद शेडो दे देगा वो, ठीक। लाइट टेंड्स टू बेंड अराउंड कॉर्नर्स ऑफ ओपैक ऑब्जेक्ट एंड इंटर इन द शेडो रीजन। अच्छा तुम बताओ, अब ध्यान से देखना, अगर लाइट स्ट्रेट ट्रेवल करती, अगर स्ट्रेट ट्रेवल करती तो अगर स्ट्रेट ट्रेवल करती तो लाइट ऐसे जाती और लाइट ऐसे जाती, तो इतने ही रीजन में तो ब्राइट होना चाहिए था। और बाकी जो इतना रीजन है, इतना ये रीजन है, ये तो शेडो बनना चाहिए था। लेकिन लाइट शेडो रीजन में घुस गई कि नहीं घुस गई? तो वही लाइन लिखे हो, लाइट टेंड टू बेंड अराउंड कॉर्नर ऑफ ओपैक ऑब्जेक्ट इंटर इन द शेडो रीजन। शेडो रीजन में आपका लाइट इंटर कर गया, क्यों? क्योंकि वहां पर कौन सा प्रोसेस हो गया, डिफ्रैक्शन हो गया, लाइट कॉर्नर से बेंड हो गई। तो लाइट कॉर्नर से बेंड होके जहां शेडो बनना चाहिए था वहां भी उसने अपने आप को ब्राइट बनवा दिया, जहां तुमको होना चाहिए था वहां कोई और जाके पहले से बैठ गया है। समझ आया? वही है, जहां शेडो होना चाहिए था वहां कॉर्नर से लाइट बेंड करके वहां भी ब्राइटनेस फॉर्म कर दिया। समझ आया? ठीक।
अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट, द ओपनिंग ऑफ सिंगल स्लिट इन डिफ्रैक्शन इज लार्ज। डिफ्रैक्शन में जो स्लिट बनती है वो बड़ा बनता है थोड़ा सा, देन ओपनिंग ऑफ डबल स्लिट इन वाईडीएससी, यानी कि सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन में जो स्लिट आप यूज करते हो उसका साइज थोड़ा सा बड़ा रहेगा, और वाईडीएससी का जो दोनों S1 और S2 स्लिट था वो थोड़ा सा छोटा रहेगा। The double slit in YDSC have so small opening that only one wavelet can pass from one slit. YDSC में स्लिट को इतना छोटा रखा जाता था कि एक टाइम पे सिर्फ एक ही वेवलेट पास कर सके। एक वेवलेट का मतलब है, एक वेवलेट मतलब 1 पॉइंट सोर्स, बस उससे ज्यादा कोई पास ना कर सके। इसीलिए तो बट गया ना 2 में। अब इसमें क्या है, स्लिट बड़ा कर दी हो तो एक साथ कई ढेर सारा पास कर जाएंगे, उसमें एक ही ऐसा रखते थे कि एक ही जाता था। ठीक है, तो उसका कंडीशन है द स्लिट साइज इज बिट लार्ज, इसमें स्लिट साइज आपको बड़ी रखनी है। सिंगल स्लिट एक्ट एज मल्टीपल पॉइंट सोर्सेज, बता दिया जब स्लिट ही बड़ा कर दिए हो तो इसमें अब स्लिट जब बड़ा हो गया तो इसमें अब कई सारे पॉइंट हो गए जो एक्ट करेंगे एज अ पॉइंट सोर्स, और वहां स्लिट क्योंकि इतना छोटा होता था कि वहां से एक ही पॉइंट ऐसा होता था जो क्या बनता था, पॉइंट सोर्स बनता था। यहाँ स्लिट बड़ा होने की वजह से कई सारे आपके पास अवेलेबल हो गए। समझ आ गया, क्लियर हो गया? ठीक है, बाकी उसके बाद वाला समझा दिया कि सेंट्रल पे अगर ब्राइट बनता है तो सेंट्रल ब्राइट का पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स 0 वो सेम है, चाहे वाईडीएससी हो चाहे डिफ्रैक्शन, वो दोनों का सेम है। ठीक, चलिए नेक्स्ट है आपका एज इट इज, जैसे आपने वहां किया था वहीं आपको सेम यहाँ करना है। हाँ, एक चीज और आपने जैसे बोला कि जब स्लिट से लाइट पास होगी तो सेंटर में आपका बनेगा सेंट्रल ब्राइट। सेंट्रल ब्राइट का जो पाथ डिफरेंस होता है डेल्टा एक्स वो 0 होता है, और वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से ही बनता है। यानी सेंट्रल ब्राइट को बनाने के लिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ होगा और उसका जो डेल्टा एक्स पाथ होगा वो 0 होगा। ठीक, दूसरा आपको पहला डार्क बनाना है, पहला डार्क जो कल वाईडीएससी किए थे वही सेम टू सेम करना है, कोई चेंज नहीं है। स्लिट दिखाने के लिए आपको स्लिट थोड़ी सी बड़ी ली है। ये लाइट यहाँ आई, यहां से लाइट बेंड हो गई इस पॉइंट पर, यहां से फिर लाइट एक बेंड हो गई। ठीक है, उसके बाद एज इट इज पाथ का डिफरेंस अब साफ साफ दिख रहा है, बीपी को ज्यादा चलना पड़ रहा है, बीपी का एक्स्ट्रा पड़ रहा है कंपैरिजन टू एपी का। इसका मतलब है यहाँ पे पाथ डिफरेंस आएगा, तो अगर पाथ डिफरेंस आप निकालोगे तो आप लिखोगे बीपी माइनस एपी। तो बीपी में से जब एपी माइनस कर दोगे तो क्या आपको बी आर मिल जाएगा, तो ये मिल गया आपको बी आर, और इस बी आर की वैल्यू माने हैं हम लेमडा हम मान लिए कि पार्ट डिफरेंस लेमडा आया है, इसका पार्ट डिफरेंस, तो बीपी माइनस एपी इज इक्वल टू लेमडा इसका पार्ट। अब एक सवाल और है, आप पहले डार्क क्यों निकलवाए हैं? तो डार्क इसलिए निकलवाए हैं कि यहाँ पूरा क्रिस क्रॉस होगा, जो वहां का ब्राइट है वो यहाँ का डार्क बनेगा। अब याद करो, वहां का पहला ब्राइट का पार्ट डिफरेंस लेमडा होता था, दूसरा ब्राइट 2 लेमडा, तीसरा ब्राइट 3 लेमडा, यहाँ पहले डार्क का बनेगा लेमडा, यानी कहानी पूरी उल्टी हो गई है यार, यहाँ रिवर्स हो गया है। तो पहला डार्क डिफ्रैक्शन में लेमडा में पड़ता है। ठीक है, अब ये जरा सा ये ध्यान से ट्रायंगल देखो, ये जो रेड वाला है ये डॉटेड वाला, ये ट्रायंगल देखो, ये हो गया थीटा, यहां से जरा आप निकालो साइन थीटा। तो जब साइन थीटा निकालोगे तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया आपका लंब बटे कर्ण, मतलब परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर होगा आपका बी आर लंब ना, अरे लाल बटे कक्का, लंब माने परपेंडिकुलर, कक्का कर्ण माने हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस होता है साइन, वही तो होता है। ठीक है, वो हो गया आपका साइन थीटा हो गया आपका परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस, तो थीटा के सामने वाला हो गया परपेंडिकुलर, मतलब बी आर, और बी आर की वैल्यू कितना माने हैं, लेमडा माने हैं, तो साइन थीटा इज इक्वल टू लेमडा, और परपेंडिकुलर हो गया ये हाइपोटेनियस, ये हो गया हाइपोटेनियस की वैल्यू, दोनों इधर पूरे स्लिट का डिस्टेंस कितना माने हैं, स्मॉल ए। वाईडीएससी में दोनों स्लिट के बीच की दूरी कितनी माने थे, स्मॉल डी, दोनों स्लिट के बीच की दूरी, इस बार पूरे स्लिट का डिस्टेंस कितना मान लिए, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब यहां से फिर आप लेमडा कैलकुलेट कर लो, आप यहां से लेमडा निकालो, तो लेमडा इज इक्वल टू ये हो गया ए साइन थीटा, समझ आ गया यहां से। ठीक है, अब हो गया आपका। ठीक है, चलो जरा ध्यान से देखो, ए और लेमडा
आपका ए और लेमडा में जो आपका ए होगा ये स्लिट, ये काफी बड़ा होगा कंपैरिजन टू लेमडा, क्योंकि लेमडा नैनोमीटर में जाएगा, नैनोमीटर एंगस्ट्रॉम में जाएगा। ये कितना भी कम ले जाओगे, कितना भी कम ले जाओगे, मिलीमीटर जाएगा, कितना ही कम ले जाओगे, और छोटा ले जाओ मिलीमीटर से और थोड़ा छोटा चले जाओ, लेकिन वेवलेंथ नैनोमीटर में 10⁻⁹ है। तो ऑब्वियस है कि जो ए होगा वो तो बड़ा ही होगा, मतलब ए जो होगा वो काफी हद तक बड़ा होगा, किससे, लेमडा से, वो काफी बड़ा होगा आपका। ठीक है, अगर ए बहुत बड़ा है और लेमडा बहुत छोटा है, और आपको पता है साइन थीटा में ये थीटा भी बहुत छोटा है, अगर थीटा बहुत छोटा है तो साइन थीटा कैन बी रिटन एज थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू हो गया लेमडा अपॉन ए। ये निकल गया आपका पहला एंगुलर फ्रिंज विड्थ, एंगुलर फ्रिंज विड्थ निकला है ये, एंगुलर फ्रिंज विड्थ पहले डार्क का। ठीक है, समझ आए, ये पहले डार्क का एंगुलर फ्रिंज विड्थ है, एंगुलर पोजीशन है, कल निकलवाए थे उसका YDSC में भी, कल एंगुलर निकलवाए थे, थीटा वहां भी निकाले थे, बस वहां लेमडा dy/d था, वहां लेमडा dy/d था, क्योंकि दोनों डी इन्वॉल्व हुआ था, यहाँ डिफ्रैक्शन में ये लेमडा बाई ए आ जाएगा। ठीक, समझ आ गया। चलो अब एक काम और कर लो जरा, tan थीटा निकालो जरा, tan थीटा। अब tan थीटा के लिए आप पूरा ट्रायंगल उठाओ, tan थीटा ये अच्छा, इसकी वाली लाइन नहीं बनाई, एक मिनट रुको, ये वाली एक लाइन छूट गई बीच में, ये वाली सेंटर से डिवाइड करने वाली। अब ध्यान से देखो, इन ट्रायंगल P और यहां Q और यहां मान लो C, P माने हाँ C, इन ट्रायंगल PQC। अब ध्यान से फिगर में देख लो, PQC, इसमें एक ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, इसमें जो आपका आएगा ये भी आपका थीटा होगा। tan थीटा, tan होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर हो गया y और बेस हो गया आपका ये पूरा YD। सेम tan थीटा बहुत छोटा है, थीटा बहुत छोटा है, तो इसके में भी थीटा कैन बी रिटन एज, tan थीटा कैन बी रिटन एज थीटा, तो y इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू y/d। अब जरा ऊपर वाला थीटा, इक्वेशन 1 और इक्वेशन, इन दोनों का लेफ्ट साइड सेम है, तो दोनों का राइट साइड इक्वल कर दो, तो राइट साइड इक्वल होगा, तो ये हो जाएगा लेमडा डिवाइडेड बाई स्मॉल a इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाई कैपिटल D। y निकालना है तो y निकाल लो यहां से, तो y इज इक्वल टू लेमडा d डिवाइडेड बाई a। ये अच्छा y याद है ना, सेंट्रल फ्रिंज से पहले डार्क की दूरी है ये, पहले डार्क की दूरी है, समझ आया। अगर मैं आपसे कहूं सेंट्रल ब्राइट से दूसरे डार्क का चाहिए, तो पहला डार्क कितना था लेमडा, उसका पार्ट डिफरेंस लेमडा, दूसरे का पार्ट डिफरेंस कितना हो जाएगा 2 लेमडा d/a, तीसरे डार्क का 3 लेमडा d/a, चौथे का 4 लेमडा/da। और अगर उसका एंगुलर पूछेगा तो पहले का लेमडा/a, दूसरे डार्क का एंगुलर 2 लेमडा/a, तीसरे का 3 लेमडा/a, चौथे का 4 लेमडा/a। समझ आ गया, वहां का जो ब्राइट है, यहाँ का वो डार्क, समझ आ गया ना, तो बस ये हो गया। ठीक, बाकी जनरल एज इट इज। अब क्योंकि देखो 1 2 3 4 ही है, तो जनरल के लिए आप बस आगे n लगा दो, तो n लेमडा d/a हो जाएगा, वो जनरल वाला हो जाएगा आपका। ठीक, चलो डार्क हो गया। अब पहला ब्राइट निकालो। अब एक चीज और, पहला ब्राइट आप जरा याद करो, YDSC में पहला ब्राइट लेमडा पे बनता था, रिलेट करके दिमाग से सोचो, YDSC में पहला ब्राइट लेमडा पे बनता था, दूसरा ब्राइट 2 लेमडा पे बनता था, तीसरा ब्राइट 3 लेमडा पे बनता था। तो डिफ्रैक्शन में उसने डार्क का ले लिया, मतलब कि डिफ्रैक्शन में पहला डार्क लेमडा पे है, दूसरा डार्क 2 लेमडा, तीसरा डार्क 3 लेमडा पे है। ठीक है, एज इट इज। अगर मैं YDSC का पहला डार्क पूछूं, YDSC का पहला डार्क, तो पहला डार्क YDSC का लेमडा/2 पे बनता था और दूसरा 3 लेमडा/2, बट
डिफ्रैक्शन के केस में पहला जो उल्टा होना है ना, तो उनका जो डार्क है इनका क्या बनेगा, राइट। तो उनका पहला डार्क कहां बनता था, λ/2, और दूसरा कब बनता था, लेकिन इनके उल्टा है, इनके में पहला ब्राइट डायरेक्ट 3λ/2 पे बन रहा है। ये यहां कंफ्यूज मत होना, इसीलिए आप कर दिए। इनका पहला ब्राइट λ/2 पे नहीं बन रहा है, इनका पहला ब्राइट 3λ/2 पे बन रहा है। बस बाकी काम वही 3λ/2 एज इट इज। फिर ये कोई काम नहीं पड़ेगा। ये इसकी वैल्यू आप ऑलरेडी निकाल के बैठे हो, तो a sin थीटा इज इक्वल टू 3λ/2 एज इट इज। फिर वो ज्यादा हो जाएगा, थीटा बहुत बड़ा हो जाएगा, थीटा वो बड़ा हो जाएगा, ये हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू 3λ/2। समझे, थीटा बहुत छोटा है तो थीटा कैन बी रिटन एज साइन थीटा कैन बी रिटन एज थीटा, इसको लिख सकते हो थीटा ए थीटा इज इक्वल टू 3λ/2। यहां से थीटा निकाल लिए तो थीटा इज इक्वल टू आ गया 3λ/2a। ये एंगुलर फ्रिंज फॉर फर्स्ट ब्राइट ये आ गया। सेम काम अब जरा इनके पास आओ, एज इट इज ये काम इनके पास आओ जरा। tan थीटा 3λ/2 आ गया इनका, ये y/2 हाँ, तो इनका tan थीटा, और देखो इनका tan थीटा क्योंकि बहुत छोटा है तो ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाएगा sin थीटा के। तो sin थीटा की जो वैल्यू आती थी वो एज इट इज वही आएगी। तो tan थीटा इज इक्वल टू 3λ/2a लिख सकते हैं, क्योंकि tan थीटा किसके बराबर होता है, sin थीटा के। और ये कब होता है, जब थीटा बहुत स्मॉल होता है। तो अगर थीटा बहुत छोटा है तो sin थीटा और tan थीटा की वैल्यू क्या होगी, बराबर होगी। तो यहाँ sin थीटा ही तो रखते हैं भी, तो sin थीटा की वैल्यू ही तो पूरा 3λ/2 लाए हो, और tan थीटा की वैल्यू अभी तुम तो निकाल के वही कॉमन y/d इज इक्वल टू 3λ/2a। अब यहां से y निकाल लो, तो y इज इक्वल टू 3/2 λ d अपॉन स्मॉल a। ये निकल गया पहले ब्राइट की दूरी, इससे किससे, सेंट्रल। दूसरे ब्राइट की कितनी होगी, तो दूसरे ब्राइट की हो जाएगी 5/2 λ/d/a। तीसरे ब्राइट की दूरी हो जाएगी 7/2 λ/d/a। समझ गए ना, यही सब तुमको याद करना है, ठीक। तो ये याद अगर हो जाएगा, एक दो बार आप कर लोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक। बाकी इनका जनरल फॉर्मूला एज इट इज 2n+1। तो देखो जनरल में याद करने जाओगे, हालांकि इनका जो जनरल आता है 2n+1 और dλ/2a। अब जनरल याद करने जाओगे तो फिर आप जनरल ही याद करते रह जाओगे, फिर आप भूल जाओगे। तो जनरल ना याद करके आप डायरेक्ट ऐसे याद करो। हालांकि मैंने समरी करके लिखवा दिया है आपको, बट वो आप, और एक जगह डिफरेंस YDS से डिफ्रैक्शन भी करके मैंने दिख रहा होगा आपको, बट उस पे अगर जाओगे ना, वो समरी अगर याद करने जाओगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, वो भूल जाओगे पक्का। अगर समरी याद की है तो मैंने एक जगह तो लिखवा दिया, आप एकदम फोकस करके याद रखो। YDSC में ब्राइट और डार्क निकालना है, ठीक है। डिफ्रैक्शन में भी ब्राइट और डार्क निकालना है, ठीक है। अब YDSC में ब्राइट निकालना है, तो YDSC में अगर ब्राइट निकालना है तो उसका पाथ डिफरेंस आता है लेमडा, और उसका दूसरे सेकंड ब्राइट का आएगा 2λ, और थर्ड का आएगा 3λ। तो YDSC का पाथ डिफरेंस है लेमडा, उसका जब डिस्टेंस निकालोगे तो डिस्टेंस आता था λd/d, ये आता था। अगला करोगे तो 2λd/d आता था। और अगर डार्क में जाओगे तो पहला डार्क का आता है λ/2, दूसरा 3λ/2, 5λ/2। आप इसमें आइए डिफ्रैक्शन में उल्टा कर दीजिए, उनका जो डार्क है ये इनका ब्राइट है, वो तो पैटर्न सेम रखे हैं, लेकिन प्रॉब्लम उनके डार्क में, उनका पहला डार्क λ/2 पे बनता था, लेकिन इनका पहला ब्राइट λ/2 छोड़ के बनेगा, पहला इनका 3λ/2 पे बनेगा। ये अगर याद हो गया, अगर ये आपको याद हो गया
मान के चलिए वेव ऑप्टिक्स 90% वेव ऑप्टिक्स आपके हाथ में आ गया, बाकी कुछ है ही कहाँ। वेव ऑप्टिक्स यूज पढ़े हो कहाँ कुछ था, ये लास्ट ही में खाली यही दोनों है डिफ्रैक्शन, इसी से न्यूमेरिकल बनेगा ही, इसी से तुमसे न्यूमेरिकल ही बनेगा वो। ठीक है कि आपका कहाँ पे तीसरा ब्राइट बन रहा है, क्योंकि पेपर में आपसे पूछेंगे अकॉर्डिंग टू डिफ्रैक्शन आइडेंटिफाई द पोजीशन ऑफ फोर्थ डार्क या डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकंड डार्क, वो ऐसे कहेंगे। अब पता होना चाहिए डिफ्रैक्शन का डार्क पहला वाला कितने का था, दूसरा वाले, तब तो रख के वैल्यू सॉल्व करके माइनस कर पाओगे। तो इसीलिए ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अच्छे से इसको डिफ्रैक्शन को और इनको सारा अपने हिसाब से नहीं लिख डालो, पहला डार्क इस पे बनेगा, पहला ब्राइट इस पे बनेगा, इनका पहला डार्क इस पे, तो आपको अच्छे से समझने में आसानी लगेगा। ठीक, बाकी ऑप्टिक्स में है नहीं कुछ, न्यूमेरिकल है वो करवाएंगे। ठीक है इसमें, ठीक है। उसके बाद एज इट इज फ्रिंज विथ, तो फ्रिंज विथ आपको डिस्टेंस ही निकालना है। अब ये देखो यही निकलवा दे रहा हूँ डायरेक्ट, ये तीसरा ब्राइट का है, ये दूसरा है, तो लेमडा टी ए सेम है, नीचे टू सेम ही है, 7 में से 5 जाएगा कितना होगा 2, और 2/2 कितना होगा, कट के 1 हो जाएगा। तो जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस आपको लेमडा डी बाई, यही ब्राइट का भी आएगा यही डार्क का भी है, कल आपने YDSC में फ्रिंज विथ निकाला था। ठीक है, तो एज इट इज ये हो गया, फ्रिंज विथ ऑफ ऑल ब्राइट एंड ऑल डार्क आर सेम एक्सेप्ट सेंट्रल ब्राइट। सेंट्रल ब्राइट से मैच नहीं करेगा, जितने फ्रिंज सेंट्रल को छोड़ के बनेंगे उन सबका सेंट्रल से मैच नहीं करेगा, ऑब्वियस है, सेंट्रल बहुत ज्यादा ब्राइट होगा, उसके बाद वाले सारे कम कम होंगे। ठीक, ये हो गया फ्रिंज विथ। एंगुलर फ्रिंज विथ ये समझाई दिया, एंगुलर फ्रिंज विथ यही है, थीटा वाले एंगुलर फ्रिंज विथ होते हैं। ठीक, कर्व बिटवीन इंटेंसिटी एंड थीटा, इसका कर लो एक, क्योंकि कल आपने इसका ग्राफ बनाया था, इंटेंसिटी वर्सेस का ग्राफ बनाया था। ठीक है, चलो अब ये इंटेंसिटी और थीटा एंगुलर का इनका देख लो, सेंट्रल ब्राइट पे ज्यादा मिलेगा तो एज इट इज ज्यादा मिलेगा, और फिर डार्क पे हो जाएगा कम, तो इंटेंसिटी डार्क पे हो जाएगी कम। तो ये हो गया। अब क्या होता है, अगर आपने YDSC किया है तो YDSC में आपको सेम इंटेंसिटी मिलता था, तो ये ग्राफ पूरा उठता था ऊपर, लेकिन क्योंकि डिफ्रैक्शन में जो पैटर्न होता है वो सेम नहीं मिलता है, वो थोड़ा सा पिछले के कंपैरिजन इंटेंसिटी डाउन हो जाएगी, तो ये आपका मान के चलिए पूरा नहीं जाएगा, ये यहीं तक जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये फिर यहां से डाउन हो जाएगा। अब उसके बाद जब सेकंड ब्राइट पे जाओगे तो फर्स्ट ब्राइट जितना वो नहीं देगा, वो उससे थोड़ा और कम हो जाएगा, तो उससे मान लो थोड़ा यहाँ कम हो गया, ये यहाँ जाएगा, ये ऐसे जाएगा सेम, पहला ब्राइट उतना ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे जाएगा, उसके बाद ये डार्क नीचे आ जाएगा, और फिर ये ऐसे जाएगा, और फिर ये ऐसे नीचे आ जाएगा। अब आप जरा चेक करो ध्यान से, पहले बहुत ज्यादा था, फिर घटा 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 फिर बढ़ा, लेकिन पहले जितना अब धीरे 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 क्या होता जा रहा है, घटता जा रहा है। ये समझ सकते हो जब किसी कमरे में आप बोलते हो, इको करती है, जैसे आप बहुत तेज बोले, जब बहुत तेज बोलते हो तो पहले तो तेज सुनाई देगा, लेकिन धीरे धीरे आवाज क्या होती है, डाउन होती है। बस वही सेम है, पहले तेज होगा, उसके बाद धीरे 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 इंटेंसिटी कम होती है। ठीक, ये एंगुलर के लिए ग्राफ डिवाइड किए हैं। ठीक है, एंड लास्ट उसके बाद आता है डिफ्रैक्शन। पेपर में पूछना होगा तो पूछ लेंगे आपसे कि दोनों में डिफ्रैक्शन क्या है। YDSC सबसे पहले तो YDSC में आपने 2 स्लिट यूज किया है, डिफ्रैक्शन में आपने सिंगल स्लिट यूज किया है। YDSC इंटरफेरेंस ऑफ 2 वेव कोहेरेंट सोर्सेज फ्रॉम 2 स्लिट्स, और डिफ्रैक्शन में इंटरफेरेंस ऑफ मैनी पॉइंट सोर्सेज व्हिच आर पार्ट ऑफ द सेम वेवफ्रंट, क्योंकि सेम ही स्लिट है। स्लिट विड्थ इज वेरी वेरी स्मॉल YDSC में, और स्लिट विड्थ इज ग्रेटर इन YDSC, इसमें डिफ्रैक्शन में ज्यादा बड़ा होता है। इंटेंसिटी ऑफ ऑल मैक्सिमा आर सेम, ऑल फ्रिंजेस आर इक्वली ब्राइट। YDSC के केस में जितने ब्राइट होते थे उन सभी ब्राइट की इंटेंसिटी क्या होती थी, सब सेम होती थी, जितने डार्क हैं सब सेम। लेकिन डिफ्रैक्शन के केस में ऐसा नहीं है, पहला ब्राइट और दूसरा ब्राइट कहाँ सेम, पहला ब्राइट ज्यादा है, दूसरा ब्राइट थोड़ा सा कम ब्राइट है। समझ में आया? YDSC में जितना पहला ब्राइट चमकेगा उतना ही दूसरा ब्राइट भी चमकेगा, सेम, जितना दूसरा ब्राइट चमक रहा है उतना ही तीसरा ब्राइट चमकेगा। लेकिन डिफ्रैक्शन के केस में ऐसा नहीं होता है, पहला ब्राइट बहुत तेज चमका, दूसरा ब्राइट थोड़ा सा कम चमका, तीसरा ब्राइट और कम चमका, तो धीरे धीरे कम चमकते हैं ये। ठीक है, इंटेंसिटी इनकी कम होती जाती है।
ऑल फ्रिंजेस आर इक्वल विथ आर इक्वल, उसमें YDSC तो बराबर ही है, जब इंटेंसिटी बराबर है तो फ्रिंज विथ भी बराबर ही होगा। इसमें फ्रिंज विथ ऑफ सेंट्रल ब्राइट इज डबल ऑफ द अदर फ्रिंज विथ। डिफ्रैक्शन में सेंट्रल का डबल होता है, बाकियों के कंपैरिजन में सेंट्रल का डबल होता है। मोर नंबर ऑफ फ्रिंजेस आर फाउंड एज इट इज, इनके ज्यादा बनते हैं और फ्रिंजेस डिसअपीयर वेरी सून आफ्टर सेंट्रल ब्रेक। अब इनमें क्या होता है कि पहले सेंटर में बहुत ज्यादा बनेगा, फिर धीरे धीरे, क्योंकि धीरे धीरे कम हो रहा है, तो कम होते 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 फ्रिंज एकदम गायब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। समझ आया? ये आपका हो गया वेव ऑप्टिक्स कंप्लीट। आपकी जिम्मेदारी बस इतनी है चैप्टर में, आप डिफ्रैक्शन का ब्राइट डार्क, सेकंड ब्राइट, फर्स्ट ब्राइट, एंगुलर निकालना, डिस्टेंस निकालना, सेम डिफ्रैक्ट YDSC का एंगुलर फ्रिंज विद वाइड डिस्टेंस, पहला ब्राइट दूसरा ब्राइट, ये सब उसका पार्ट डिफरेंस कितना होगा। डिफ्रैक्शन और YDSC अच्छे से पढ़ लीजिए क्योंकि उसमें और कुछ है ही नहीं। बाकी बचा प्रूफ ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, वो रट्टा मान लोगे तो भी काम चल जाएगा। हाइगेन्स प्रिंसिपल आपका बचता है, तो वो तो दोनों में ही यूज किए गए हैं, तो वो तो आपको आना ही आना चाहिए एज इट इज, और बाकी और कुछ बचता है नहीं इसमें। ठीक है, बाकी इंटरफेरेंस तो आपको YDSC के लिए पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, बाकी इसके जो क्वेश्चंस होंगे वो हम बता देंगे क्या। ठीक है, ये चैप्टर हो गया आपका।